नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग अड्डा में अक्सर बेशतर आप अनुराग की बातें सुनते हैं, लेकिन आज बात सुनिए पूर्व आईएएस अधिकारी के गोपीनाथन की। पूर्व आईएएस अधिकारी कहना भी इन्हें ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2019 में इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार ने अभी तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। खैर, ये तो एक तकनीकी स्टेटस है और गोपीनाथन अपने एक्टिविज्म के काम में लगे हुए हैं। लखनऊ में वो एक कांग्रेस के कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान हमारी उनसे बातचीत हुई। वो तमाम सारे सवाल हुए कि मोदी सरकार से वो इतने खफा क्यों हैं, धारा 370 का मुद्दा उन्हें इतना छू कैसे गया है, और इस पर भी बात हुई कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त से जो यूपी कैडर के सीनियर आईएएस अफसर अनुराग यादव भिड़ गए थे, उस पर उनकी क्या राय है। तो अब सीधे गोपीनाथन जी की बातचीत ही सुनते हैं। 2019 में आपने इस्तीफा दिया, 2014 में मोदी की सरकार आ गई, 5 साल आपने सिविल सर्वेंट के तौर पर उनकी सरकार में रहे। तो इंस्टीट्यूशनल तौर पर आपको मान लीजिए वो तो एक हीट ऑफ मूवमेंट था कि बात बहुत बढ़ गई, उस समय तक क्या फर्क लगा पहले से? नहीं, देखिए 2014 के बाद जो एक चीज लगा वो ये है कि एक सरकार की जो सोच है वो यहाँ आए कि सिर्फ कुछ डिलीवरी करना काफी है। ये अधिकार, आजादी, फ्रीडम, सवाल पूछना, ये सब फालतू की बातें हैं। उनको आंदोलनजीवी जो मर्जी आप कहे, ये सब गलत है। इस तरीके का एक सोच आया। और दूसरी एक सोच आई कि एक अगर कोई स्ट्रॉन्ग नेशन, मतलब है ना, जो एक शक्तिशाली देश का मतलब है कि शक्तिशाली सरकार, जनता कमजोर हो। मतलब मजबूत देश यानी मजबूत सरकार और कमजोर जनता। तो जनता को जो कमजोर करने वाली बात है और सरकार को मजबूत करने वाली बात है, वो वापस शुरू होते रहेंगे। इसका जो एंड है वो वही है, वापस हम जो राजा हम और प्रजा बन जाए। राजा से सवाल नहीं पूछ सकते, हाथ जोड़ के वो अगर देते हैं तो हम स्वीकार कर सकते हैं, वो थप्पड़ देते हैं तो भी हम लेना पड़ेगा। 370 के मामले के अलावा उससे पहले भी कोई नहीं, देखिए वो आपके आए थे, देखिए कई सारे हैं, कामकाज के दौरान। कई सारे हैं। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अगर मैं सर्विस में था उस वक्त अगर मेरी आप स्टेटमेंट देखेंगे, मैंने ऐसे लिखा था, क्योंकि उस वक्त कुछ लिख नहीं सकता था, क्योंकि पर हमें दिख रहा था कि लोग लाइन में आके खड़े हो रहे हैं और एकदम क्लियर था कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। इसका कोई, सारे के सारे पैसे तो वापस आ गए, है ना, बल्कि उन्होंने करना बंद कर दिया। उसके बाद बोले कि पता नहीं क्या आतंकवाद बंद हो जाएगा। उसके बाद बोले उन्होंने कि क्या फर्जी नोट बंद हो गया। फर्जी नोट 2000 के नोट आए, उसके बाद 2000 नोट एक साल के अंदर सबसे ज्यादा फर्जी नोट नया 2000 के नोट आए। उसके बाद आरबीआई को 2000 के नोट बंद करना पड़े, है ना। तो ये सारी विचार हो गए। नहीं विचार नहीं, मेरी उस वक्त जो बात रखी, उस वक्त भी लिखा था कि ये डिसीजन सही नहीं, पर खुलेआम आप नहीं लड़ सकते थे। पर ये हमारी सर्विस के अंदर जो रूल्स है, उसके अलावा जो अंदर आप सर्विस में रहते हुए पर आपकी पावर में है तो आप उसको रोक सकते हैं। मान लीजिए, मुझे अभी तक नहीं समझ में आता है जो प्रिवेंटिव एक्ट है, प्रिवेंशन जो है ना, जो 6 महीने 1 साल तक, गुंडा एक्ट, एनएसए, जो भी आप कहे, जो एक डीएम के पास जो पावर है, जो खुलेआम, मान लीजिए 2 प्रीवियस एफआईआर आपका है बोल के आपको किसी को भी अंदर डाल सकते हैं, है ना, बिना ट्रायल के आप डाल सकते हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल रिक्वेस्ट आते थे कि इनको अंदर डाल दीजिए, उनको वैसे कर दीजिए। मैं तो बोलता था कि मैं नहीं करूंगा। वो इसमें क्लियर है कि क्योंकि आपका काम है कि राइट्स बढ़ाना लोगों की, ना कि उसको कम करना। अधिकार को बढ़ाना, कम करना नहीं। ये तो सर थोड़ी आइडियलिस्टिक बात हो गई। एनएसए वगैरह तो हर सरकार में थे, क्या इस सरकार में कुछ प्रेशर ज्यादा था इन चीजों का? बिल्कुल, देखिए हर सरकार में था, पर जो डायरेक्शन था वो क्लियर था कि इससे ठीक उल्टा होना चाहिए। देख, एक बात यह है कि हम जहां जा रहे हैं हम पहुंचे कि नहीं, एक बात है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं कि उसकी ठीक उल्टे दिशा में जा रहे हैं। ये इसमें अंतर है। एक मैं नहीं कह रहा हूं कि 2014 में से पहले हम पूरा एकदम पूर्ण अधिकार के नागरिक थे, नहीं, पर हम उस दिशा में जा रहे थे। मैं वही, कौन सी कानून उस वक्त लाते थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन आते थे, है ना, जो कि अधिकार, एक नागरिक के तौर पर एक अधिकार, सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से जवाब देना है। राइट टू वर्क, नरेगा जिसको कहते हैं। राइट टू फूड, जिसके अंदर जो 80 करोड़ राशन आज मिलते हैं। राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर सारे बच्चों को पढ़ने का जो 25% का, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसके अंदर जो है ट्राइबल, जो आदिवासी जनता है, उनको जमीन के अधिकार जो मिले। ये सारे क्या थे? ये सारे कानून ऐसे थे जो नागरिक के अधिकार को बढ़ाने का, जो सत्ता से सवाल पूछने का, हाथ जोड़ के भीख मांगने का नहीं, कोई स्कीम में हमें पैसा दे दे, नहीं, हमें ये हमारा हक है, ये आपको देना आपका फर्ज है, ये जिम्मेदारी है, ये बताने की जो एक राजनीति थी। वहां से ठीक उल्टा पिछले 10 साल आप देख लीजिए, एक कानून आप बता दीजिए जिसमें नागरिक का अधिकार बढ़ाओ। हर एक साल में, हर टर्म में कम से कम लोगों को लाइन में खड़ा करने की राजनीति है, जिसमें लोग हाथ जोड़ के, चाहे वोट के लिए हो, चाहे नोट के लिए हो, चाहे वो कोविड के टाइम पे हो। ऐसा कोई और देश बताइए जिस दुनिया में जहां पे लोग माइग्रेट, मैं मुंबई में रहता था उस वक्त, मुंबई से मध्य प्रदेश आते थे, क्योंकि पैदल आते थे, हम लोग जाके बिस्किट बांटते थे, कुछ तो करते थे। हर बॉर्डर पे लोगों को पीटा है। हम अपने लोगों को
सोचिए हमारी जनता को हम पीट रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपना घर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे वो बैठे हैं, जहाँ पे उनका वहाँ पे नौकरी नहीं है, वहाँ पे उनको खाना नहीं मिल रहा है। सरकार वो नहीं समझ रहे, उनको खाना नहीं मिल रहा है इसलिए वापस जा रहे हैं, हम उनको पीट रहे हैं। तो सर बहुत ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की जरूरत है इसमें। बिल्कुल, देखिए इसी सरकार को क्यों दोष दिया क्योंकि वापस मैं यही कह रहा हूँ, क्या डायरेक्शन था, कौन से कानून थे जो 10 साल हुए, और इस एक कानून बताइए आप, ये एक में तो लोग आईएएस बनते ही पावर नहीं वो देखिए 10 साल में एक कानून बताइए कि जो अधिकार बढ़ाया हो। हर एक अभी लिव इन रिलेशनशिप आपको करना है तो अगर किसी के साथ आप जिनको पसंद करते हैं उनके साथ रहना है आपको, तो सत्ता से आपको, स्टेट से आपको परमिशन चाहिए। मान लीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे शादी करना है आपको स्टेट से चाहिए। ट्रांसजेंडर का अगर आपको डिक्लेयर करना है आपको स्टेट से चाहिए। हर एक चीज जो है स्टेट को मजबूत, ठीक उल्टे डायरेक्शन जिसमें जब आए थे तो मिनिमम गवर्नेंस की बात कर रहे थे। बिल्कुल मिनिमम गवर्नेंस की जगह पे मैक्सिमम गवर्नेंस, हर एक बात पे गवर्नेंस की इंटरफेरेंस, सरकार की इंटरफेरेंस और नागरिक का जो है बिल्कुल वापस। इसीलिए मैं समझता हूँ एक ये नहीं था कि हम नागरिक बन चुके थे, पर उस दिशा में जा रहे थे, सबकी ये सहमति थी कि हम इस दिशा में आगे बढ़ना है। अभी जो है ठीक उसके धीरे धीरे हमें सब आपत्ति थी कि जितना जल्दी हमें बढ़ना चाहिए उतना जल्दी नहीं बढ़ रहे, पर ठीक उल्टे डायरेक्शन में अगर जाने लग जाए और उसको हम साथ दे, मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया कि आपका रिजाइन इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? नहीं देखिए, मैं आपसे विनती है कि आप सरकार से ये सवाल पूछे कि क्योंकि क्यों सरकार से क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं पूछेंगे सरकार से आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। अभी 7 साल हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ना वो क्या कोई सस्पेंड किया हो, ऐसा भी नहीं है कि मुझे सैलरी दे रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस रखे हुए हैं। 6-7 साल हो गया, मुझे लगता है। ऐसे इंडियन एक्सप्रेस में एक पीस आया था जिसमें लिखा था कि ऐसा कोई प्रेसिडेंसी नहीं है। जिस तरीके से मैं मान रहा हूँ कि जो राजनीति है मेरी, वो आप उससे सहमत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मान लीजिए, पर मेरी अधिकार है कि नहीं अपनी नौकरी छोड़ने का, या मैं बॉन्डेड लेबर हूँ कि आप सैलरी भी नहीं देंगे, आपको जाने भी नहीं देंगे, बैठे रखेंगे महीने सालों तक। यही मैं वापस कह रहा हूँ, ये मजबूत सत्ता, कमजोर जनता, इसी का एग्जाम्पल है, उससे ज्यादा मैं इसको नहीं मानता हूँ। कांग्रेस में जुड़ गए तो आपको क्या लगा, आपकी आइडियोलॉजी के सबसे नजदीक कांग्रेस है? हाँ जी बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, और इसी में जितना मेहनत करके जितना आगे बढ़ा सकता है, जो कानून थे, राइट्स जो बढ़ाने वाले कानून है, उसी में अगर जितना, मान लीजिए, सोच लीजिए अगर मान लीजिए आरटीआई नहीं होते अभी तो कितनी मुश्किल होते हैं अभी, है ना। तो इस तरीके का जो कानून है, मान लीजिए कल एक कानून लाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो मीडिया को जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो फिक्स्ड होंगे, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि हम या ऑडिटिंग होगी या फिर ट्रांसपेरेंट होगी, या उसके ये नहीं करेंगे कि हमारे जो अच्छे कवर करेंगे उनको हम पैसा देंगे, जिनको कवर नहीं करेंगे उनको पैसा नहीं देंगे। मान लीजिए ये कानून कल ला पाते हैं तो मीडिया फ्री होंगे कि नहीं? मान लीजिए उसके बाद कांग्रेस की सरकार नहीं, दूसरी सरकार आते, देखिए रिफॉर्म सिर्फ वही कर पाते हैं जो अपनी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो। कांग्रेस तैयार थे, आरटीआई ले आया, उनको पता था कि बहुत सारे इश्यूज हो सकता है, पर वो तैयार थे कि जनता के बीच में अपनी चीजों को रखने के लिए, और जनता के सुझाव लेके अपने आप को सुधार करने के लिए, वही देश को आगे लेके बढ़ सकता है। ये नहीं है कि मुझे सब आता है, मैं ही सब ठीक करता हूँ, आज बादल है, एयरफोर्स भेज दिया जाए, रडार नहीं काम करता, ये सोचने मतलब, और उनके साथ में जो लोग हैं डेमोक्रेटिक डिसएग्रीमेंट को मान के चल, मान लीजिए आप उनके काम से सहमत नहीं है तो आप क्या बड़ी मीटिंग में इस तरीके का रखेंगे? ये पहली बात नहीं है। उसके पहले भी जो चीफ इलेक्शन जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, उनसे पूछा कि तुमको किसने आईपीएस बनाया। ये जो लगता है कि हमारे पास असीमित पावर है और हम जो बोलना है बोल सकता है, वो जो बाहर निकल के आ रहा है वो। उसके बाद अभी अनुराग यादव जी जो कि बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, उनके साथ अगर वो ऑब्जर्वर बन के गा रहे, तो 25 साल अगर किसी ने आईएएस की नौकरी किया है, कितने चुनाव किए होंगे और कितने कराए होंगे, कितने में ऑब्जर्वर रहे होंगे, तो उसमें क्या है आपको ये क्यूज टाइप का क्वेश्चन पूछ के उनको जलील मतलब वो करना, और उसके बाद उनको इतनी बड़ी सभा में उस तरीके से करना, मुझे नहीं लगता। पर ये आता है जब घमंड दिमाग में बैठ जाता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। जो इंडिविजुअल का जो डिग्निटी है ना, वो डिग्निटी कोई सरेंडर नहीं कर सकता। नहीं देखिए, अभी जिस तरीके से चुनाव आयोग का जो रवैया है, वो एक सत्ता पक्ष, एक सत्ता के साथ अगर आप काम करते हैं तभी सही है, अगर उसके अलावा आपकी कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड है तो वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वही आपको दिखने को मिला है वहाँ पे। अब ये देख लीजिए कि पिछले 5 साल में कम से कम 2 इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने वाले थे, वो इलेक्शन कमीशन छोड़ के भागे।
वो क्यों भागे, जो रिजाइन करके निकल गए यहाँ से। हमें अभी तक नहीं पता है इस देश को कि 2 इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे, वो छोड़ के पिछले वेस्ट बंगाल इलेक्शन की बात है जब भागे थे, वो क्यों भागे हमें अभी तक नहीं पता है। क्या दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, किस तरीके का उनके ऊपर प्रेशर है, और क्या है कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर और इंडिपेंडेंट रिटर्निंग ऑफिसर काम कर सकता है कि नहीं, क्या उनके ऊपर किस तरीके का दबाव जो है इलेक्शन कमिश्नर डाल रहे हैं, और खुलेआम जो चीज़ें बाहर आ रही है। तो आपने सुना गोपीनाथन जी को, आपने देखा कि सरकार से किन मसलों पर, किन मुद्दों पर नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमें, देश को नागरिक से प्रजा बनाना चाहती है। अभी फिलहाल वो एक्टिविज्म के काम में लगे हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, अपनी बात रखते हैं। आगे उनका राजनीतिक भविष्य भी हो सकता है, कांग्रेस में कुछ हो, उसका इंतजार करेंगे। अनुराग अड्डा में इजाज़त दीजिए, कल फिर किसी नए मुद्दे, किसी नई बातचीत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।